हेलो लिटिल चैम्प्स, वेलकम टू केमिस्ट्री पैप। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फ्यूल सेल के बारे में। तो फ्यूल सेल क्या होते हैं? फ्यूल सेल वो सेल होते हैं जो कि कॉन्स्टेंटली सप्लाई करते हैं हमारी फ्यूल को। ठीक है, मतलब इसमें क्या होगा, फ्यूल सेल मतलब नाम से पता चल रहा है फ्यूल सेल। तो इसके अंदर जो एनर्जी सप्लाई होगी वो फ्यूल्स की हेल्प से होगी। फ्यूल क्या होते हैं? लाइक तुम्हारा पेट्रोल हो गया, ठीक है। और हम जनरली यहाँ पे क्या यूज करते हैं, वाटर का यूज करते हैं ताकि हमारा वाटर जो हो वो फ्यूल की तरह एक्ट करे। ठीक है, तो प्रोडक्ट जो होते हैं वो कॉन्टिन्यूसली रिमूव करे जाते हैं। तो बहुत सारे नंबर ऑफ फ्यूल सेल हमें मार्केट के अंदर मिलते हैं। सबसे कॉमन जो है वो है तुम्हारा हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। तो इसमें क्या होता है तुम्हारा, हम क्या करते हैं बेसिकली, पहले तुम ये डायग्राम समझ लो, उसके बाद हम रिएक्शन की तरफ मतलब जंप करेंगे और समझेंगे क्या क्या होता है। ठीक है, और मैं देखूँ तो मेरे पास क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है बोतल के अंदर। तो हम यहाँ पे फ्यूल सेल का यूज करते हैं। लाइक बहुत सारे फ्यूल सेल होते हैं, बट हम जनरली जो यूज करते हैं वो वाटर की करते हैं। क्यों वाटर यूज किया जाता है, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का फ्यूल सेल यूज करते हैं क्योंकि हमें पता है कि हमारे नेचर में बहुत ज्यादा वाटर प्रेजेंट है। तो अगर हम उससे एनर्जी बना सकें तो कितना इफेक्टिव वे होगा ना हमारे लिए। इसीलिए हम जो है वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल को जनरली यूज करते हैं। ठीक है, अगर मैं उसकी बात करूं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, तो कैथोड पे कौन होगा, कैथोड पे कौन होगा, तुम्हारा जो हाइड्रोजन है वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा, एनोड पे प्रेजेंट होगा। और जो तुम्हारा ऑक्सीजन है वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा, कैथोड पे प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो देखो तुम्हारा एनोड से ये जो तुम्हारी हाइड्रोजन है ये ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, ऊपर की तरफ से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं। ठीक है, और ऑक्सीजन भी जो है वो यहाँ से जा रही है। अब तुम क्या देखते हो कि बीच में क्या हम फिल कर देते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। तुम्हें पता है एक तो होती है तुम्हारी एनोड कैथोड। ठीक है, और एक होता है तुम्हारा बीच में इलेक्ट्रोलाइट फिल किया जाता है। जैसे जिंक जो था ये जो है वो बीच में, जैसे हम एक सोल्ट ब्रिज यूज करते हैं, ठीक है, दो अलग अलग सेल्स में यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, दोनों को मर्ज कर दिया जाता है, एक साइड एनोड एक साइड कैथोड, बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट होगा और वहां से तुम्हारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा। ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ये लोड से तुम्हारा करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, वहीं अगर मैं रिएक्शन की बात करूँ तो एनोड पे क्या तुम्हारा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो हाइड्रोजन OH नेगेटिव के साथ मिलके क्या बना लेगा, वाटर बना लेगा और तुम्हें क्या दे देगा, 4 इलेक्ट्रॉन दे देगा। ठीक है, वहीं O2 जो है वो तुम्हारा वाटर के साथ मिलके क्या बना लेगा, 4 OH नेगेटिव बना लेगा। ठीक है, तो क्या किया मैंने, सबसे पहले H2 को मैंने रिएक्ट करा दिया OH नेगेटिव के साथ। जब मैं H2 को OH नेगेटिव के साथ रिएक्ट कराऊंगी तो क्या बनेगा, मेरे पास वाटर बन जाएगा। ठीक है, वहीं अगर मैं O2 को किसके साथ रिएक्ट कराऊंगी, जो वाटर बना है उसके साथ में, और जो इलेक्ट्रॉन मेरे निकले उसके साथ में, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 4OH नेगेटिव आ जाएगा। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या लिख देंगे, 2H2 प्लस O2 गिव अस 2 वाटर। ठीक है, अब फ्यूल सेल क्या होता है, तुम्हारा एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है जो कि क्रिएट करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्रॉम द फ्यूल। मतलब कि इसमें क्या होगी, एनर्जी प्रोड्यूस होगी तुम्हारी फ्यूल की हेल्प से। ठीक है, तो फ्यूल में हम जनरली कौन सा सेल पढ़ते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल पढ़ते हैं। ठीक है, तुम्हारा हाइड्रोजन कहाँ पे होगा, एनोड पे, ऑक्सीजन कहाँ पे होगा, कैथोड पे, और बीच में तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइट भरा जाता है जो कि होता है तुम्हारा वाटर। हाइड्रोजन आयंस उसके अंदर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो तुम्हारा अगर मैं एनोड की बात करूँ तो H2 प्रेजेंट है, तो H2 में OH नेगेटिव का इलेक्ट्रोलाइट भी होगा। तो H2 जो है वो OH नेगेटिव के इलेक्ट्रोलाइट के साथ मिलके तुम्हारा वो 4 वाटर और 4 इलेक्ट्रॉन दे देगा। वहीं अगर मैं O2 को वाटर के साथ मर्ज कर दूंगी तो मेरी क्या दे देगा, OH नेगेटिव दे देगा और H2 प्लस O2 गिव अस हमें क्या देगा, वाटर देगा। ठीक है, अभी एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये करते हैं हम। एक टिपिकल फ्यूल सेल के अंदर रिएक्टेंट क्या होंगे और प्रोडक्ट क्या होंगे। ठीक है, तुम्हें पता है तुम्हारा रिएक्टेंट क्या होगा, तुम्हारा H2 होगा और O2 होगा। ठीक है, और तुम्हारा प्रोडक्ट क्या होगा, ध्यान से देखो क्या बन रहा है। हमारा रिएक्टेंट क्या था, H2 था, O2 था, तो यही है तुम्हारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। ठीक है, रिएक्टेंट तो उसने सबको सही दिया ताकि उसे जानना है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। तुम्हें पता है प्रोडक्ट क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है। यहाँ पे देखो तुम्हारी ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी, 2H2 दो O2 के साथ मिलके क्या दे दिया तुम्हें, 2 वाटर दे दिया। ठीक है, तो तुम्हारा क्या बनेगा, वाटर मिलेगा। ठीक है, तुम्हें क्लियर होगा। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि रिएक्टेंट क्या होगा, प्रोडक्ट क्या होगा, और तुम्हारा H2 कहाँ पे प्रेजेंट होगा, एनोड पे होगा, कैथोड पे होगा, ऑक्सीजन कहाँ पे प्रेजेंट होगा, बीच में क्या फिल किया जाता है। ठीक है, या फिर तुमसे 3 नंबर के अंदर ये पूछ लेगा व्हाट इज अ फ्यूल सेल एंड उसका एक फिनोमिना बता दो।
तो तुम्हें ये सुंदर सा डायग्राम ड्रॉ करना है और उसकी रिएक्शन लिख देनी है, ठीक है। और फ्यूल सेल के बारे में थोड़ा बहुत बता देना कि वो क्या होता है। वो सेल होता है जिसमें प्रोडक्ट जो होते हैं वो कॉन्टिन्यूसली रिमूव किए जाते हैं, ठीक है। और एनर्जी जो होगी वो सप्लाई की जाएगी किसकी हेल्प से, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्रिएट की जाती है किसकी हेल्प से, तुम्हारे फ्यूल की हेल्प से। फ्यूल क्या है, यहाँ पे तुम्हारा वाटर प्रेजेंट है, ठीक है। तो तुम ये चीज समझा सकते हो। अब क्या है, डिवाइस दैट कन्वर्ट एनर्जी ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल्स लाइक हाइड्रोजन एंड मीथेन डायरेक्टली टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब वो क्या बोल रहा है, एक डिवाइस जो कि कन्वर्ट कर रहा है किसको, एनर्जी ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल्स को, फ्यूल्स के एनर्जी को। जैसे उसने एग्जांपल भी दे दिया तुम्हें, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन देखते ही तुम्हें समझ जाना चाहिए क्या होना चाहिए, जो कि डायरेक्टली कन्वर्ट कर रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर, क्या होना चाहिए, फ्यूल सेल, ठीक है। तो तुम्हें यहाँ पे बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए, सीधा पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये आती है तुम्हारी एफिशिएंसी ऑफ अ फ्यूल सेल। एफिशिएंसी को कैसे पता करेंगे तुम, ये तुम थर्मोडायनेमिक्स के अंदर सीखोगे तो तुम्हें तब वहाँ पे पता चलेगा, ठीक है। कि अभी मैं समझा दूंगी ना, तुम्हारे सीधा ऊपर से जाएगी। तुम्हें पहले पता होना चाहिए एफिशिएंसी क्या होती है, उसके बाद तुम फ्यूल सेल की एफिशिएंसी पे आना। पहले हम थर्मोडायनेमिक्स के अंदर जब इसको पढ़ेंगे तो तुम्हें वहाँ पे ये चीज क्लियर हो जाएगी, ठीक है। वहाँ पे मैं ये एग्जाम्पल ले लूंगी। उसके बाद आता है तुम्हारा कोरोजन। कोरोजन क्या होता है, एक नेचुरल फिनोमिना होता है। इसमें क्या होता है, तुम्हारा जो मेटल होता है, प्योर मेटल होता है, वो किस में चला जाता है, एक अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस के अंदर चला जाता है। जैसे वो कॉन्टेक्ट में आएगा वाटर के और एयर के, ठीक है। क्या होता है बेसिकली, जैसे अगर तुमने देखा हो कि फोल्डिंग को हम बाहर रख दें, ठीक है, तो क्या होता है उस पर रस्ट लग जाती है, ठीक है। और या फिर अगर मैं कोई भी चीज है लाइक मेटल की बनी हुई है तुम्हारी, जैसे गिलास है, ठीक है, वो मेटल का बना हुआ है, उसको मैं अगर एयर के कांटेक्ट में रख दूं, ठीक है, और उसके साथ क्या होगा, थोड़ा बहुत वाटर प्रेजेंट रह जाए, जैसे मैंने पानी पिया और उसे थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रख दिया, मतलब हम क्या करते हैं घर में जब पानी बर्तन को धोते हैं तो हम क्या करते हैं सिंक में रखते हैं ताकि उसका सारा पानी निकल जाए। ऐसा क्यों करते हैं, ताकि उस पर रस ना लग जाए, क्योंकि जैसे ही वो पानी कॉन्टैक्ट में रहेगा, ठीक है, पानी कॉन्टैक्ट में रहेगा तो क्या होगा, उस पर एक लेयर सी डेवलप हो जाएगी, अनडिजायरेबल लेयर होगी। तो कोरोजन भी क्या है, वो नेचुरल फिनोमेना है, वो खुद से ही हो जाता है, हम नहीं करते उसको, वो एक नेचुरल फिनोमेना अपने आप हो जाता है, जो कि क्या करता है, प्योर मेटल को एक अनडिजायरेबल सब्सटेंस के अंदर कन्वर्ट करता है। जब क्या करेंगे, हम सब्सटेंसेस को रिएक्ट करेंगे, जैसे मैंने वाटर को रिएक्ट कर दिया या फिर तुम्हारे एयर को रिएक्ट कर दिया। अब ये रिएक्शन क्या होगा, तुम्हारा डैमेज कोज कर सकता है और डिसइंटीग्रेशन होगा मेटल का, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम द पोर्शन ऑफ मेटल एक्सपोज टू एनवायरनमेंट एंड स्प्रेडिंग टू द एंटायर बल्क ऑफ द मेटल। मतलब कि क्या होता है, लाइक जैसे अगर तुम फोल्डिंग को बाहर रखो तो बाहर की तरफ थोड़ा सा तुम्हारा रस्ट आना स्टार्ट होता है और वो धीरे धीरे ना बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तुम एक काम करना, एक कील लेना, आयरन नील बोलते हो जिसको, जो दीवार में ठोका जाता है, उसे ना बाहर रख देना बारिश के अंदर। तो तुम एक दो बारिश आने दो, उसके बाद तुम देखना जो कील था वो स्किन कलर का होता है, लाइक उस पर पेंट किया जाता है, ठीक है। वो क्या हो जाएगा, थोड़े ही टाइम में वो ब्राउन कलर का हो जाएगा। तो उसमें भी क्या होता है कि एक ये नेचुरल प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, मेटल जो होता है, प्योर मेटल था वो, उसके ऊपर तो वो एक अनडिजायरेबल चेंज में चला जाता है। हम नहीं चाहते वो चेंज हो, बट वो अनडिजायरेबल सब्सटेंस में चला जाता है जब वाटर और एयर के साथ कांटेक्ट में आता है। अब ये रिएक्शन क्या करती है, तुम्हें डैमेज करती है किसका, मेटल का। स्टार्टिंग फ्रॉम द पोर्शन ऑफ मेटल एक्सपोज टू द एनवायरनमेंट एंड स्प्रेडिंग द एंटायर बल्क ऑफ द मेटल। मतलब कि पूरे बल्क ऑफ द मेटल पे स्प्रेड हो जाती है। वो थोड़ा सा स्टार्टिंग में स्टार्ट होएगी, उसके बाद पूरे पे फैल जाती है वो, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना कि इस पे तो रस लग गया, लाइक अगर हमारा फोल्डिंग को हम बाहर रख देते हैं तो क्या होता है, थोड़ा सा उस पर रस लग जाता है, तो मम्मी बोलती है या तो पेंट कर दो या फिर इसको ऐसे मत छोड़ो। अगर ऐसे छोड़ेंगे तो पूरा का पूरा फोल्डिंग जल जाएगा, ठीक है। ये इसी वजह से होता है कि अगर वो थोड़े से पोर्शन से तो शुरू होगा बट वो बहुत जल्दी फैल जाता है, ठीक है। तो अब हमें जानना है कि क्या सारे मेटल कोरोड होंगे, क्या सारे मेटल जो होंगे वो चेंज हो जाएंगे। तुम्हें कोरोजन समझ आ गया ना, वो क्या होता है, एक नेचुरल फिनोमेना होता है जिसमें क्या होता है, मेटल जो होता है वो एक अनडिजायरेबल सब्सटेंस के अंदर चला जाता है, ठीक है, लाइक वाटर और एयर के कॉन्टेक्ट में, ठीक है। और ये रिएक्शन क्या कोज करती है, डैमेज कोज करती है और डिसइंटीग्रेशन होता है मेटल का। दो और मेटल कोरोड, क्या सारे मेटल कोरोड हो जाएंगे, नहीं, सारे मेटल कोरोड नहीं होते।
जो मेटल्स को हम हाई रिएक्टिविटी में रखेंगे, जैसे जिंक हो गया, आयरन हो गया, इनको हाई रिएक्टिविटी होती है ना, तो ये बहुत जल्दी कोरोड हो जाते हैं। एंड मेटल प्लेस लोअर इन रिएक्टिविटी सीरीज, और मेटल जिनको लो रिएक्टिविटी सीरीज में लिखा है, देखो इसमें क्या होता है ना, बेसिकली क्या सारे मेटल कोरोड हो जाते हैं? इसका आंसर समझने के लिए तुम्हें सबसे पहले तुम्हारी वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद होनी चाहिए, जिसको मैंने एक छोटी सी ट्रिक से तुम्हें समझाया था। आई होप अब तुम सबको वो चीज याद होगी। तो सारे मेटल कोरोड नहीं होते, जो हाईली इफेक्टिव होगा, ठीक है, वो बहुत जल्दी कोरोड हो जाएगा। हाईली रिएक्टिव, जैसे कि तुम्हें पता है कि तुम्हारे जो एलिमेंट्स होते हैं वो अरेंज किए जाते हैं, लाइक बहुत ज़्यादा रेड्यूसिंग एजेंट है या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उसके बेसिस पे हम अरेंज करते हैं एलिमेंट्स को। अगर वो बहुत ज़्यादा हाई रिएक्टिविटी में है, हाइयर है रिएक्टिविटी सीरीज में, जैसे आयरन हो गया, जिंक हो गया, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, बहुत जल्दी कोरोड हो जाएंगे। और जो लोअर सीरीज में होंगे, जैसे कि तुम्हारा क्या हो जाएगा, तुम्हारा प्लेटिनम हो जाएगा, प्लेडिनम हो जाएगा, वो इजिली कोरोड नहीं होंगे। जैसे ऊपर वाले होते हैं वो क्या होता है, बहुत जल्दी रेड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है, तो मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वो क्या करेंगे, खुद को और रेड्यूस कर देंगे, तो वो बहुत जल्दी ही अपने सब्सटेंसेस को चेंज कर देते हैं। तो जो हाइयर इन रिएक्टिव सीरीज होंगे वो बहुत जल्दी कोरोड हो जाएंगे, और जो लोअर इन रिएक्टिविटी सीरीज होंगे वो क्या होंगे, कोरोड नहीं होंगे। अब इसकी एक्सप्लेनेशन क्या रहती है, तुम्हारी ऑक्सीडेशन होना मेटल का, ठीक है, तुम्हारा ऑक्सीडेशन हो जाएगा मेटल का। जैसे जैसे मैं डाउन द ग्रुप जाऊंगी तो रिएक्टिविटी सीरीज क्या होएगी, तुम्हारी रिएक्टिविटी सीरीज टेंडेंसी जो है ऑक्सीडाइज करने की वो बहुत लो होती जाएगी, मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता जाएगा, लो होता जाएगा। तो कोरोजन क्या है ना, बेसिकली मतलब सारे मेटल कोरोड नहीं करते, जो हाइयर इन रिएक्टिविटी सीरीज रहते हैं वो कोरोड करते हैं, और जो वो बीच में रहते हैं ना, लोअर रहते हैं, वो कोरोड नहीं करते हैं। जैसे कि तुम्हारा आयरन है, जिंक है, ये बहुत जल्दी कोरोड हो जाएगा। वहीं अगर मैं प्लेटिनम और पैलेडिनम की बात करूँ, वो इजिली कोरोड नहीं होंगे। अब इसकी एक्सप्लेनेशन कहाँ रहती है कि मतलब जो मेरा ऑक्सीडाइज होगा मेटल, तो मुझे क्या करना है, जैसे मेटल है, ठीक है, मेरा Fe था, ठीक है, आयरन प्रेजेंट था, तो जैसे ही वो एयर के कांटेक्ट में आएगा, एयर के कांटेक्ट में आएगा या वाटर के कांटेक्ट में आएगा, तो वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्साइड फॉर्म बना लेगा, Fe2O3 बना लेगा, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, मतलब वो एक ऑक्साइड फॉर्म बना लेगा, FeO बना लेगा, ठीक है। अब मतलब बेसिकली जो है तुम्हारा मेटल क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया, ठीक है, वो जैसे ही अपना ऑक्साइड फॉर्म बनाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो हम देखेंगे, तो जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, लाइक रिएक्टिविटी सीरीज है तुम्हारी, उसके अंदर हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, तो ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी क्या होती जाती है, लो होती जाती है, ऊपर की तरफ टेंडेंसी हाई होती है, इसीलिए जो तुम ऊपर वाले एलिमेंट होते हैं वो इजिली तुम्हारे कोरोड हो जाते हैं, जबकि नीचे वाले एलिमेंट होते हैं वो इजिली कोरोड नहीं होते, क्योंकि उनकी टेंडेंसी जो है ऑक्सीडाइज करने की वो बहुत ज्यादा लो है, ठीक है। अब तुम्हें आई थिंक क्लियर होगा ये चीज, ठीक है। कोरोजन समझ आ गया। कोरोजन क्या होता है कि नेचुरल फिनोमेना है जिसमें एक मेटल जो है वो अनडिजायरेबल चेंज में चला जाएगा जब हम उसे वाटर या एयर के कांटेक्ट में लाएंगे, ठीक है। अब ये रिएक्शन क्या करेगी, डैमेज करेगी तुम्हारे मेटल का, ठीक है। और मेटल कोरोड होगा या नहीं, तो हम इसके बेसिस पे बता सकते हैं कि मेटल को जो ऊपर वाले मेटल्स होंगे वो बहुत जल्दी कोरोड हो जाएंगे, और जो नीचे वाले होंगे वो इजीली कोरोड नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो मतलब अगर तुम्हारा मेटल जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा तुम्हारा, अगर मेटल ऑक्सीडाइज हो रहा है तो तुम्हारा कोरोड इजीली हो जाएगा। वहीं डाउन द ग्रुप जो होती है ऑक्सीडाइजिंग की टेंडेंसी लो होती जाती है। अब देखो ये क्या बोले, जिंक कैन बी कोटेड ऑन आयरन टू प्रोड्यूस गैल्वेनाइज्ड आयरन बट द रिवर्स इज नॉट पॉसिबल। मैं जिंक को ऊपर से कोरोड कर सकती हूँ। क्यों कर सकती हूँ, क्योंकि तुम्हें पता है जिंक का जो होता है मतलब मैं जिंक को कोट कर सकती हूँ आयरन पे, ठीक है, जिंक को कोट कर दिया मैंने आयरन पे। वहीं अगर मैं आयरन को कोट कर दूंगी जिंक पे तो वो इफेक्टिवली नहीं होगा। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि तुम्हें पता है जिंक का हाइयर मतलब जिंक का जो होता है वो रिडक्शन पोटेंशियल कैसा होता है, -0.76 होता है, मतलब हाइयर नेगेटिव पोटेंशियल होता है। तो आयरन से उसका हाइयर नेगेटिव पोटेंशियल होगा। नेगेटिव पोटेंशियल मतलब कि रेड्यूसिंग टेंडेंसी है, तो वो क्या होगा, रेड्यूसिंग टेंडेंसी है तो वो खुद को ऑक्सीडाइज करेगा, ठीक है। तो इसलिए हम उसको कोट कर देते हैं, ठीक है।
तो इसमें तुम्हें नेगेटिव पोटेंशियल के बेसिस पे लिखना है। अब कौन कौन से फैक्टर हैं जो कोरोजन को अफेक्ट करेंगे, लाइक मैं मेटल को अगर एयर के कॉन्टैक्ट में ला दूँ तो वो क्या होगा, ऑक्साइड फॉर्म में चल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, SO2 SO3 के कॉन्टैक्ट में, ठीक है। जैसे ही मैं मेटल को मॉइस्चर के कॉन्टैक्ट में लाऊँ, स्पेशली जो सॉल्ट वाटर होते हैं, तो उसमें क्या होगा, कोरोजन का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है। जैसे मैं अगर ग्लास में नींबू पानी बना के पी रही हूँ, ठीक है, और उसके अंदर मैं नमक डाला, उसको अच्छे से धोया नहीं, तो क्या होगा, मेरा मेटल बहुत जल्दी कोरोड होना स्टार्ट हो जाएगा। और ये ऐसा बहुत ज़्यादा होता है हॉस्टल में। लाइक मैं घर से गिलास लाई थी, तो उसमें क्या था, मेरे को नींबू पानी पीना बहुत पसंद है, तो मैं नींबू लाती हूँ मैं से, नींबू पिया, नींबू पानी बना के पिया, उसके अंदर नमक वगैरह डाल के पी लिया। उसके बाद धोने का आलस, अभी धोना नहीं है, पड़ा रहेगा वो 2-4 दिन पड़ा रह रहा है। उसके बाद उसे जब पानी पीना है तो धो दिया उसको, ठीक है। तो अब जैसे धोया तो मैं देखती हूँ नीचे की तरफ वो थोड़ा कोरोजन आने लग जाता है, फिर मुझे अच्छे से उसे धोना पड़ता है, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने खुद देखी है, तुम भी जब हॉस्टल जाओगे तो तुम भी देखना कि जब भी तुम सोल्ट वाटर के कॉन्टैक्ट में मेटल को रखते हो तो बहुत जल्दी कोरोड हो जाता है, ठीक है। अब जैसे इम्प्योरिटीज़ के कॉन्टैक्ट में रख दो, लाइक NaCl डाल दिया मैंने, ठीक है। मैंने जैसे नमक वाला पानी, नींबू पानी बना के पिया तो वो बहुत जल्दी कोरोड हो गया। अब मेरे गिलास को अगर जब मैं कभी कभी ऐसे ही धो के पी लिया, जनरली ऐसे देर खाने ही पी लिया, तो मुझे कोरोजन की फील आती है, लाइक पीते हुए मुझे ऐसा होगा कि मैं कोरोजन को पी रही हूँ, उसमें लगा हुआ है। तो ये बहुत होता है कि अगर कोई इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, या फिर अगर मैं मेटल के कॉन्टैक्ट में मॉइस्चर को रख रही हूँ, मतलब मॉइस्चर के कॉन्टैक्ट में मेटल को रख रही हूँ, तो वो बहुत जल्दी कोरोड हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो कोरोजन बहुत जल्दी हो जाएगा। तुम्हें पता है गर्मियों में कोरोजन बहुत ईजिली होता है, सर्दियों में कोरोजन बहुत कम होता है। सर्दियों में टेम्परेचर लो होता है तो कोरोजन भी नहीं होता, गर्मियों में बहुत जल्दी कोरोजन हो जाता है, ठीक है। और जो जैसे बाहर वाली लेयर होती है वो एयर के कॉन्टैक्ट में या फिर वाटर के कॉन्टैक्ट में आके ऑक्साइड्स बना लेती हैं, जो कि क्या होते हैं, जनरली इनसोल्यूबल्स होते हैं, ठीक है। और एसिड के कॉन्टैक्ट में भी जनरली कोरोजन हो जाता है। तो मेटल को या तो मैं एयर के कॉन्टैक्ट में रखूँ, या सोल्टी वाटर के कॉन्टैक्ट में रखूँ, या इम्प्योरिटीज़ के कॉन्टैक्ट में रखूँ, टेम्परेचर बढ़ा दूँ तो मेरा कोरोजन बढ़ जाएगा, ठीक है। पहली लेयर को मतलब पहली लेयर के लिए, लाइक जैसे पहली लेयर है उसमें मैंने कुछ पेंट वगैरह नहीं किया तो क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा, ठीक है। द मोस्ट कन्वीनियंट मेथड टू प्रोटेक्ट द बॉटम ऑफ द शिप मेड ऑफ आयरन इज, मतलब उसको क्या कर दो, कोट कर दो, किससे, लेड ऑक्साइड से, ठीक है। मेटल की को उससे कोट करोगे तो कुछ नहीं होगा। तो उसके बाद रेट ऑफ कोरोजन और इलेक्ट्रोप्लेटिंग हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है। रेट ऑफ कोरोजन जो है ये तुम्हारा थोड़ा अच्छा टॉपिक है, ठीक है। अभी हम ये भी देखेंगे कि रेट ऑफ कोरोजन क्या होता है, और हम थोड़ा बहुत जनरल बात करेंगे कोरोजन के बारे में। कोरोजन मतलब बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लाइक तुमसे यहाँ पे 5 नंबर में भी पूछ सकता है, बट इस कोरोजन, डू ऑल द मेटल्स कोरोड, फैक्टर अफेक्टिंग कोरोजन, तो तुम्हें इसके लिए प्रिपेयर होना चाहिए, ठीक है। अब तुम्हें फैक्टर समझ आ गए हैं, ठीक है, और इसको प्रिवेंट करने के भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं, तो तुम्हारे सिलेबस में ऐसा कुछ है नहीं, वरना हम जब MSc में हैं तो हमने बहुत सारे मेथड्स पढ़े थे, इसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है, 12th में भी हम पढ़ते थे। तो बट तुम्हारे में इतना कुछ है नहीं, तो जाने दो, नहीं पढ़ने की ज़रूरत, ठीक है। तो अभी इतना ही पढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्लास में हम रेट ऑफ कोरोजन पढ़ेंगे और इलेक्ट्रोप्लेटिंग पढ़ेंगे। बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहो।